हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट 30 यानी कि 30 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर ज्योग्राफी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 31 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 156 की बात करें, विली विली इज अ, तो विली विली क्या है? तो देखो, आप सभी को पता है कि विली विली एक साइक्लोन होता है जो कि कहाँ पर आता है, तो ये आता है ऑस्ट्रेलिया में। और किस प्रकार का यह साइक्लोन होता है, तो ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़े दिन पहले वाली वीडियो में ही जब हमने ज्योग्राफी वाली वीडियो डिस्कस की हुई थी, तो जो हमारे प्रीवियस ज्योग्राफी वाली वीडियो है, तो वहीं पर मैंने आपको साइक्लोन के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ था। वहीं पर मैंने आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के एग्जाम्पल भी बताए हुए थे और टेम्परेट साइक्लोन इसका एक क्वेश्चन भी बताया हुआ था। तो वो सारा का सारा मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, तो आपने बिल्कुल ध्यान से उसको सुनना है। तो देखो, ये है साइक्लोन। ये क्या है? ये है साइक्लोन। साइक्लोन के बिल्कुल सेंटर में का क्या होता है, तो ये होती है साइक्लोन की आई। इसको साइक्लोन यानी कि चक्रवात की आंख कहते हैं। और ये जो है तो सबसे शांत एरिया होता है किसी भी साइक्लोन का। साइक्लोन की आई के थोड़े से बाहर होती है आई वॉल। क्या होती है? आई वॉल। और ये जो है तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होती है, क्योंकि यहाँ पर जो हवाओं की गति होती है, जो विंड की स्पीड होती है, वह 400 से लेकर के 500 किलोमीटर पर आवर के बीच में होती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब साइक्लोन के टाइप्स क्या कौन कौन से होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। इनमें एक तो आ जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक आ जाता है टेम्परेट साइक्लोन। ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। अब यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो यह जो है तो किस डायरेक्शन की तरफ ट्रैवल करता है, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो टेम्परेट साइक्लोन है, यह किस डायरेक्शन की तरफ ट्रैवल करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, मोस्टली यह वेस्ट यानी कि पश्चिम की तरफ जो है तो ट्रैवल करते हैं। जबकि ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, यह मोस्टली ईस्ट यानी कि पूर्व की तरफ जो है तो ट्रैवल करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये बार बार जो है तो हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। इसी में मैंने आपको विली विली का प्रकार भी बताया हुआ था। तो यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में कौन कौन से साइक्लोन्स के टाइप्स आ जाते हैं, तो इनमें एक तो आ जाता है टाइफून, जो कि कहाँ पर आता है? साउथ चाइना सी में आता है। विली विली आपको पता चल गया, यह कहाँ पर आता है? ऑस्ट्रेलिया में आता है। साइक्लोन कहाँ पर आता है? तो ये हमारे इंडिया में आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हरिकेन आप सभी ने सुना होगा, ये कहाँ पर आता है? तो ये आता है अटलांटिक ओशन में। बैगियो कहाँ पर आता है? तो वो आता है फिलीपींस में। और टॉर्नेडो भी आप सभी ने सुना होगा, ये कहाँ पर आता है? तो ये आता है कैरिबियन सी में। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो ये हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 157 है, पाक स्ट्रेट कनेक्ट्स इंडिया विद, तो पाक जल डमरू मध्य भारत को जोड़ता है, तो वह किसके साथ जोड़ता है? आप सभी को पता है कि पाक स्ट्रेट जो है तो इंडिया को श्रीलंका के साथ जो है तो कनेक्ट करती है। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली यह जो है तो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ और स्टेट्स की भी अगर बात करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, इनमें एक तो आ जाती है मलक्का स्टेट। यह किस किस को जोड़ने का काम करती है? तो यह इंडोनेशिया को मलेशिया से जोड़ने का काम करती है। बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, यह अंडमान सागर को साउथ चाइना सी से जोड़ने का काम करती है। इन्हीं में एक आपको ध्यान में रखनी है, सुंडा स्ट्रेट आप सभी ने सुना होगा, सुंडा जल संधि। यह जो है तो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का काम करती है। सुगारू जल संधि भी आपको ध्यान में रखना है। जापान के 2 द्वीपों को अलग करने का काम कौन सी जल संधि करती है? तो वो करती है सुगारू जल संधि। यह जापान के होंशु और होकैडो द्वीप को अलग करने का काम करती है। ये भी आपको यहाँ पर पता चल गया। एक इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो वास्पोरस जल संधि किस किस को अलग करने का काम करती है? तो यह जो है तो एशिया को यूरोप से अलग करने का काम करती है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। बेसिकली यह काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने का काम करती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पर बताए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 158 है, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ऑल्सो नेम्ड एज, तो पूर्व तटीय मैदान इस नाम से भी जाने जाते हैं।
तो यहाँ पर पूर्व तटीय की बात की गई है। तो पूर्व में कौन सा है? तो देखो ये है कोंकण तट, ये है पश्चिम में, गुजरात भी पश्चिम में है, मालाबार भी पश्चिम में है। तो पूर्व में कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कोरोमंडल तट। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं आपको बिल्कुल डिटेल में इस क्वेश्चन को करवा दूँ। ये है हमारा साउथ वाला इंडिया। तो यहाँ से मैं आपको अगर बात बताऊँ, जो कुछ एक तट आपसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, जो कि आपको ध्यान से सुनने हैं। तो देखो गुजरात से लेकर के गोवा तक, गुजरात से गोवा तक के भाग को जो है तो कौन से तट कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कोंकण तट। क्या कहा जाता है? कोंकण तट। उसके बाद गोवा से कर्नाटक के मंगलोर तक, गोवा से कर्नाटक के मंगलोर तक, इसको कहा जाता है कन्नड़ तट। क्या कहा जाता है? कन्नड़ तट। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है ये जो मंगलौर है, तो मंगलौर से कन्याकुमारी तक, बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक, इसको कहा जाता है मालाबार तट। तो ये आपको पता चल गया। ये जो है तो पश्चिमी घाट के कुछ एक तटीय मैदान है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, जिनमें एक तो आ जाता है कोंकण तट, एक आ जाता है कन्नड़ तट और एक आ जाता है मालाबार तट। ये आपको जो है तो पश्चिमी घाट के कुछ एक तट पता चल गए। अब बात करते हैं पूर्वी घाट की। तो पूर्वी घाट में एक तो आपको पहले ध्यान में रखना है, यहाँ पर है उड़ीसा। तो उड़ीसा के तट को कहा जाता है उत्कल तट। यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के तट को कहा जाता है रायलसीमा तट। और यहाँ पर है तमिलनाडु, और तमिलनाडु का मोस्ट इंपॉर्टेंट तट है जिसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर है, तो वो है तमिलनाडु में। और बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेट रेटिंग मानसून से किस तट पर जो है तो बारिश होती है? तो रेट रेटिंग मानसून से जो है तो कोरोमंडल के तट पर जो है तो बारिश होती है। और कब जो है तो यहाँ पर बारिश होती है? तो ये होती है अक्टूबर और नवंबर महीने में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताया जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 159 है। इंडस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान है। अब देखो सिंधु नदी कहाँ से जो है तो इसका उद्गम स्थान है वो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, जो कि आपको ध्यान से सुनना है। अब ये है चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। ये सारा का सारा क्या है? तो ये है चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। और यहीं पर है एक कैलाश श्रृंखला, जिससे जो है तो सिंधु नदी का उद्गम होता है। और कैलाश श्रृंखला से जो पानी बहता है, तो पानी जो है तो नीचे इकट्ठा हो गया है, जिसको कहा जाता है मानसरोवर झील। तो बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। बहुत बार ऑप्शन में जो है तो कई बार चेमा युंगदुंग ग्लेशियर दिया जाता है, कई बार ऑप्शन में कैलाश श्रृंखला दे दिया जाता है, और कई बार आपसे जो है तो मानसरोवर झील भी दे दिया जाता है। तो इन तीनों को आपको पता चल गया कि ये तीनों जो है तो एक ही हैं। और सिंधु नदी का उद्गम कौन सा है? तो वो हो जाएगी कैलाश श्रृंखला। यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिया गया होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं सतलुज नदी की। तो सतलुज नदी कहाँ से बहती है? तो यह तिब्बत के राक्षसताल से बहती है। कुछ और नदियों की भी अगर बात करें, जिनमें एक तो आ जाती है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम जो है तो जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चिनाब नदी की अगर बात करें, चिनाब नदी का उद्गम होता है बारालाचा दर्रे से। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वो होता है रोहतांग दर्रे से। और रावी भी आपको पता है कहाँ से होता है, तो वो होता है बड़ा भंगाल से। तो ये कुछ नदियाँ मैंने आपको बता दी, कुछ नदियों के जो है तो उद्गम स्थल मैंने आपको बता दिए, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी देखो अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, रेड सॉइल इज पुअर इन। तो लाल मृदा में किसकी मात्रा की कमी होती है? तो लाल मिट्टी में फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, लाइम हो गया, इन तीनों की ही कमी पाई जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो लाल मिट्टी की बात कही गई है, तो लाल मिट्टी के बारे में 2 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि यह कहाँ पर मिलती है, तो हमारे साउथ इंडिया में यह पाई जाती है। अब स्टेट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो आपको तमिलनाडु ध्यान में रखना है और एक केरला। तो इन 2 स्टेट्स में, बेसिकली इन 2 स्टेट्स का ही आपको ध्यान में रखना है। इन 2 स्टेट्स में यह पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर बता दूं कि भारत जो है तो भारत में ज़्यादातर जो मिट्टियाँ हैं उनमें जो है तो 3 चीज़ों की कमी पाई जाती है। वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं? तो उनमें एक तो ह्यूमस आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है और फास्फोरस आ जाता है। इन 3 चीज़ों की कमी पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब प्रीवियस जो हमने ज्योग्राफी वाली वीडियो डिस्कस की हुई थी, तो वहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया हुआ था कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। परसेंटेज भी आपको ध्यान में रखने हैं कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी यानी कि एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। लगभग
43% क्षेत्रफल पर यह मिट्टी जो है तो पाई जाती है। दूसरे नंबर पर हमारे इंडिया में रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी पाई जाती है लगभग 18% क्षेत्रफल पर। तीसरे नंबर में हमारे इंडिया में ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी पाई जाती है लगभग 15% क्षेत्रफल पर। और चौथे नंबर पर भी आपको ध्यान में रखना है, हमारे इंडिया में लेटराइट सॉइल पाई जाती है लगभग 4% क्षेत्रफल पर। तो ये परसेंटेज भी आपको ध्यान में रखनी है, आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने की संभावना है। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जो कि आपने ध्यान में रखना है, ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। 3-4 पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं और यहीं से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट कि इसकी फुल फॉर्म बताओ, ये मैंने आपको बता दी, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये आपको पता चल गया। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1929 में की गई थी। ये 3-4 पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है, द स्टेट ऑफ इंडिया विद द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट कवरेज। तो वन आच्छादन वाले सबसे बड़े भू क्षेत्र प्रतिशत में भारत का राज्य कौन सा है। अब देखो ये थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, तो प्रेजेंट की अगर मैं आपको बताऊं, प्रेजेंट में परसेंटेज वाइज जो सबसे परसेंटेज वाइज अगर बात करेंगे कि परसेंटेज वाइज भारत में सबसे अधिक वन आच्छादन वाला जो राज्य है वह कौन सा है, तो वो हो जाएगा मिजोरम। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और परसेंटेज वाइज अगर सबसे कम की अगर बात करेंगे, सबसे कम कहाँ पर है, तो वो है हरियाणा में। ये तो मैंने आपको परसेंटेज वाइज बता दिया। एरिया वाइज भी अगर मैं आपको बताऊँ तो एरिया वाइज सबसे ज़्यादा जो है तो क्षेत्रफल किसके पास है, या फिर वन आच्छादन वाला राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश। आप सभी को पता है, एरिया वाइज मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। और सबसे कम कहाँ पर है, तो वो है हरियाणा में। हरियाणा दोनों में ही जो है तो हरियाणा कम पर है, ये आपको ध्यान में रखना है। परसेंटेज वाइज कहाँ पर है, तो वो है मिजोरम में। और एरिया वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो वो है मध्य प्रदेश में। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 83 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर भागीरथी। तो निम्न में से कौन सी शक्ति परियोजना भागीरथी नदी पर निर्माणाधीन है। तो भागीरथी नदी पर टिहरी डैम जो है तो निर्माणाधीन है। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता है जो टिहरी बांध है वह भागीरथी और भिलांगना के संगमपन पर जो है तो बना हुआ है। और ये कहाँ पर बना है, तो ये बना है उत्तराखंड में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ और परियोजनाओं की भी अगर बात करें, जिनमें एक तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात स्टेट की। गुजरात में एक तो है तापी नदी, कौन सी नदी है, तो वो है तापी नदी। और एक नदी बहती है नर्मदा नदी। तो सबसे पहले तापी नदी की बात करें, गुजरात में तापी नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई हैं, तो वो बनी हुई हैं, एक तो है उकाई परियोजना और एक है काकरापार परियोजना। नर्मदा नदी पर कौन सी परियोजना है, तो वह है सरदार सरोवर बांध। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका में एक तो बहती है कावेरी नदी और एक बहती है कृष्णा नदी। तो कावेरी नदी की अगर बात करें तो कावेरी नदी पर एक तो शिव समुद्रम परियोजना है, धार प्रभा परियोजना है, माल प्रभा परियोजना है और कृष्णा सागर बांध भी यहीं पर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कृष्णा नदी की अगर बात करें, कर्नाटका में जो कृष्णा नदी बहती है तो वहाँ पर कौन सा बांध है, तो वह है अलमाटी बांध। कौन सा है, अलमाटी बांध। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके हमीरपुर बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आंध्र प्रदेश की भी अगर बात करें, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा नदी है तो उस पर कौन सा बांध है, तो वो है श्रीशैलम बांध। कौन है, श्रीशैलम बांध। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है तो हमीरपुर बोर्ड में पूछा जा चुका है। और एक भी आपको ध्यान में रखना है, नागार्जुन सागर डैम, यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 84 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया। तो निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। तो इन ऑप्शंस में से अगर हम देखेंगे तो इन ऑप्शंस में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी मथुरा ऑयल रिफाइनरी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ऑयल रिफाइनरी के बारे में, जो कि आपको बिल्कुल ध्यान से सुनने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कौन है पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में जो है तो हमारे इंडिया में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कौन सी है, तो पब्लिक सेक्टर की अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगी कोची। कौन सी, कोची ऑयल रिफाइनरी। और अगर आपसे प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में हमारे इंडिया में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कौन सी है, तो वो हो जाएगी जामनगर ऑयल रिफाइनरी। और जामनगर ऑयल रिफाइनरी की स्थापना जो है तो 1999 में की गई थी, यानी कि इस वर्ष से जो है तो इसने काम करना शुरू किया था। और ये इसको जो है तो किसके सहयोग से चलाया जा रहा है, किसके द्वारा जो है तो इसको संचालित किया जा रहा है, तो जामनगर ऑयल रिफाइनरी को रिलायंस कंपनी के द्वारा जो है तो संचालित किया जा रहा है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब तीसरा पॉइंट भी मैं अगर आपको बताऊं तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी कौन सी है, तो वो है डिगबोई ऑयल रिफाइनरी, जो कि कहाँ पर है, असम में है।
और 1901 में यहाँ पर जो है तो काम स्टार्ट हुआ था। 1901 में यहाँ पर जो है तो सबसे पहली बार जो है तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार जो है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली बार यहाँ पर खुदाई कब की गई थी। तो सबसे पहली बार यहाँ पर खुदाई की गई थी 1889 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। खुदाई की गई थी 1889 में और इसने काम करना शुरू किया था 1901 से। ये कुछ एक पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, फॉरेस्ट ऑफ कर्नाटका प्लेट्यू आर फेमस फॉर। तो कर्नाटक पठार के जंगल जो है तो किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ था कि कर्नाटक पठार के जो जंगल हैं वह चंदन की लकड़ी के लिए जो है तो फेमस है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो है तो हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था, वो मैं आपको बता दूं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक वन यानी कि कमर्शियल फॉरेस्ट कौन से हैं। तो वह है ट्रॉपिकल डिसीडियस है। कौन से हैं, तो वह है ट्रॉपिकल डिसीडियस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है, कैश क्रॉप्स डू नॉट इंक्लूड। तो नकदी फसलों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है। नकदी फसलों में एक तो गन्ना आ जाती है, कपास आ जाती है, पटसन आ जाती है, बाकी गेहूं जो है तो नकदी फसलों में नहीं आती है। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 87 है, इन विच स्टेट द सेक्स रेशियो इज मोर और लेस बैलेंस्ड। तो किस राज्य में लिंगानुपात लगभग संतुलित है। तो वह कहाँ पर है, तो वह है तमिलनाडु में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है तो किस स्टेट का है। तो वह है केरला का। कितना है, तो वह है 1084। और लोवेस्ट कहाँ पर है, तो वह है हरियाणा में। कितना है, 877। और हमारे हिमाचल प्रदेश का कितना है, तो वह है 972। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।